Good morning, student. Today we are going to start the new chapter, that is rural development. That is the sixth chapter of Indian development. I hope you have completed all your work of fifth chapter, that was problem of poverty in India. So let's start the new chapter. बेटा जो ये न्यू चैप्टर है वो है आपका रूरल डेवलपमेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट? तो रूरल डेवलपमेंट का जो बेटा डेफिनेशन या फिर वैसे जो मीनिंग है वो ये है कि जितने भी आपके रिमोट एरियाज होते हैं, जो रूरल एरियाज हैं, बैकवर्ड एरियाज हैं, उनको कैसे डेवलप करना है ना। ऐसे कुछ एक्शंस इनमें आ रहे हैं जो कि ऐसे एरिया जो लैगिंग बिहाइंड हैं, जो इनमें मतलब जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी पीछे रह गया है, तो ऐसे एरियाज को डेवलप करना ही इज़ द रूरल डेवलपमेंट। ओके, तो बिफोर डिस्कसिंग द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज वी शुड नो द इश्यूज। व्हाट आर द इश्यूज इन रूरल एरियाज? तो देयर आर सम की इश्यूज of rural development। वो की इश्यूज क्या है बच्चे? सबसे पहले जो है वो है आपका लिटरेसी। सबसे पहला जो इशू है रूरल एरियाज का बेटा वो क्या है? लिटरेसी। लिटरेसी मतलब साक्षरता की। जो वैसे एरियाज हैं, जो गांव वाला जो एरिया है, जो रिमोट एरियाज है, वहाँ पे जो लोग हैं वो एजुकेटेड नहीं है, लिटरेट नहीं है। तो जब लिटरेट नहीं है तो उनके पास खेती बाड़ी के अलावा या फिर लेबर या फिर मजदूरी वगैरह करने के अलावा कोई दूसरा एम्प्लॉयमेंट उनके पास नहीं आ पाता है ना। अगर वो शिक्षित नहीं हो पाते तो फिर वो किसी और काम को नहीं कर पाते हैं। दैट इज वाई वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, और अनएम्प्लॉयड रहते हैं तो जिसकी वजह से पॉवर्टी क्रिएट होती है। नेक्स्ट है बच्चे आपका ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब जो रूरल एरियाज हैं, अब जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि लिटरेसी नहीं है, तो जब लिटरेसी नहीं है इट मीन्स दैट ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट कन्वर्टिंग इनटू रिसोर्सेज। क्योंकि जैसे कि हमें पता होता है कि एक ह्यूमन बीइंग रिसोर्स में तभी कन्वर्ट होता है जब वो एजुकेटेड होता है, जब वो हेल्दी होता है ना, ताकि वो कुछ ऐसा काम कर सके, कुछ ऐसा प्रोडक्टिव काम कर सके जो कि इकोनॉमी के लिए हेल्पफुल हो। तो जब वो लिटरेट ही नहीं है, वो हेल्दी ही नहीं है, तो वो ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। इनफैक्ट कि एक इकोनॉमी के ऊपर एक बर्डन बन जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म से मतलब क्या है बेटा कि जैसे हमने प्रीवियस जो पोस्ट चैप्टर है उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो गांव वगैरह में जो एरियाज थे वहाँ पे जो लैंड है वो कैसी है कि कुछ लोग सेंट्रलाइज्ड है, मतलब कुछ लोगों के हाथ में होती है, बाकी के जो पुअर पीपल्स होते हैं उनको उनके अंडर काम करना पड़ता है ना। तो इस वजह से लैंड रिफॉर्म सिस्टम एक आया है जिसके अंदर लैंड्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम वो था, लेकिन वो चीज़ें भी ढंग से काम नहीं कर पा रही हैं। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। जो रिमोट एरियाज हैं, बैकवर्ड एरियाज हैं, वहाँ पर अभी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा नहीं है। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर? तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है बेटा? ऑल दीज थिंग विच मेक द वर्क ईजियर टू यू ऑल, इट्स नोन एज इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब वो सारी चीज़ें जो हमारे डेली यूजेस के काम को स्मूथ करती है, जैसे रोड, लैंड, बिल्डिंग, मतलब जो भी चीज़ आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हो इज द पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हम स्कूल में फर्नीचर पे बैठ रहे हैं इज द इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग है स्कूल की, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज द पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गांव वाले एरियाज में क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं होता, रोड वहाँ अच्छी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है, बिल्डिंग्स वगैरह नहीं है, तो इनकी वजह से भी वो बैकवर्ड रह जाते हैं। नेक्स्ट है पॉवर्टी। गरीबी, जो रिमोट एरियाज है, जो गांव वाले एरियाज है, वहाँ पे गरीबी की समस्या बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी की समस्या बहुत ज़्यादा है। और वो समस्या क्यों आती है? क्योंकि जब आप लिटरेट ही नहीं हो, लिटरेसी रेट जब कम है, मीन्स कि आप अनएम्प्लॉयड होंगे।
अनएम्प्लॉयड होंगे तो पॉवर्टी रहेगी ही रहेगी। ओके, तो ये हमारे जो इश्यूज हैं जिसकी वजह से जो रूरल एरियाज हैं वो डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। नाउ तो नेक्स्ट पॉइंट इज रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट का मतलब होता है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो रूरल एरियाज में जो लोग हैं उनको क्रेडिट मतलब उधार दें जिससे कि वो काम कर सकें। जैसे अभी डिस्कस किया कि रूरल एरियाज में जो लोग हैं वो पुअर हैं, तो पुअर हैं जिसकी वजह से उनका एग्रीकल्चर का काम भी बहुत अच्छे से नहीं हो पाता क्योंकि उनके पास सीड्स लेने के लिए या बेसिक फैसिलिटीज के लिए इरीगेशन के लिए भी पैसा नहीं है। तो ऐसे टाइम पर उनको क्या करना पड़ता है, रूरल एरियाज में क्रेडिट मतलब उधार देना पड़ता है लोगों को। तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो रूरल क्रेडिट का 3 टाइप्स ऑफ रूरल क्रेडिट है। सबसे पहले आता है एक आपका लॉन्ग टर्म, एक होता है आपका मीडियम टर्म और एक होता है आपका शॉर्ट टर्म। तो बेटा जो भी फार्मर्स होते हैं उनको अपने किसी भी काम को करने के लिए, फार्मर्स या फिर छोटे मोटे जो वर्कर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर, मतलब एंटरप्रेन्योर तो क्या बोलेंगे बट जैसे छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं इनको कुछ क्रेडिट की जरूरत होती है। तो उन क्रेडिट्स को हमने 3 टाइप्स ऑफ क्रेडिट में डिवाइड किया है। एक होता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट, एक होता है मीडियम टर्म क्रेडिट और एक होता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट, राइट। तो लॉन्ग टर्म क्रेडिट बच्चे ये वो क्रेडिट होते हैं जो कि फार्मर्स 5 to 20 ईयर्स के लिए लेते हैं, मतलब उधार लेते हैं 5 to 20 ईयर्स के लिए, जिसमें कि वो अपने लिए ट्रैक्टर या फिर बड़े बड़े इक्विपमेंट्स वगैरह या ट्यूबवेल वगैरह की फैसिलिटीज, इन चीज़ों को करने के लिए जिसमें बहुत लाखों का खर्चा आता है, उन सब चीज़ों के लिए जो लोन लेते हैं जिनको वो पे बैक करते हैं विद इन 5 to 20 ईयर्स आर नोन एज लॉन्ग टर्म क्रेडिट। अब आता है आपका मीडियम टर्म क्रेडिट। मीडियम टर्म क्रेडिट का मतलब क्या होता है, ये वो क्रेडिट होता है बच्चे जो कि जो किसान होते हैं वो लेते हैं, जैसे उनको वेल डिग करवाना है, डिगिंग द वेल, या फिर छोटी मोटी मशीनरी उनको बाय करनी है, तो वो जो लोन लेते हैं उनको बोलते हैं मीडियम टर्म, जिनको कि वो लेते हैं 1 to 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए, कि सपोज उनको बीज खरीदते हैं, उनको फर्टिलाइजर्स वगैरह कुछ लेना है, तो ये लोग उनको लेते हैं जो कि मैक्सिमम आपका 6 to 12 मंथ के लिए लिया जाता है। तो ये है आपको 3 टाइप्स ऑफ क्रेडिट का जो टाइम पीरियड है कि कितने टाइम पीरियड के लिए वो लोन ले सकते हैं। नाउ द सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट का मतलब क्या है कि जो फार्मर्स को जो क्रेडिट लेना है वो क्रेडिट को कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं जिन सोर्सेज से जो फार्मर्स हैं वो क्रेडिट ले सकते हैं। तो वो है आपका सबसे पहले इनको इन्होंने डिवाइड किया है। एक तो होता है इंस्टीट्यूशनल सोर्स, और एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल। एक तो होता है मेरा इंस्टीट्यूशनल सोर्स और सेकंड होता है आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। तो इंस्टीट्यूशनल सोर्स कौन से सोर्सेज होते हैं, इंस्टीट्यूशनल सोर्स वो सोर्सेज होते हैं जब कोई फार्मर किसी बैंक से या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक प्रॉपर लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ जब लोन लेता है, जैसे नबार्ड से, जैसे कोऑपरेटिव बैंक हो गए, है ना, ये सारे बैंक या कोई भी दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनसे कि पूरे एक लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ, पूरे पेपर वर्क के साथ जब वो लोन लेता है, उसे पता होता है, पेपर्स में मेंशन होता है कि उसने कितना लोन लिया है, कितना उसे पे करना है, ये सारी चीजें। तो इसमें सबसे पहले आता है बेटा आपका इंस्टीट्यूशनल सोर्स में आता है आपका जैसे नबार्ड। अब नबार्ड क्या है, इसका फुल फॉर्म जरूर आता है पेपर में और बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। तो नबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है बेटा वो होता है
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब आपकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इन कामों के लिए जो भी लोन लिए जाते हैं वो इन नाबार्ड से लिए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है बेटा इंस्टीट्यूशनल में ही जो दूसरा आता है वो होता है आपका कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक, जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं ये भी पुअर फार्मर्स के लिए ही होते हैं। जैसे जो पुअर फार्मर्स होते हैं ये बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पर पुअर फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी होती है, लैंड डेवलपमेंट बैंक होगा, ये सारी चीजें भी हैं। अब आता है आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन से होते हैं? ये वो सोर्सेज होते हैं जो किसी भी तरीके से फॉर्मल नहीं होते हैं। सपोज किसी फार्मर ने जो है किसी अपने दोस्त से या किसी जैसे मनी लेंडर जो गांव में होते थे, मुनीम वगैरह या ऐसा कुछ उन्हें कहते थे, तो उनसे उन्होंने पैसे ले लिए। अब उनके पास कोई पेपर में कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, कोई लीगैलिटी नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि उन्होंने कितना लोन लिया है, कितना उनको पे करना है। बस ऐसे फॉर्मल तरीके से, मतलब इनफॉर्मल तरीके से उन्होंने लोन ले लिया है। ठीक है, तो ये होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। ओके, नाउ वी डिस्कस द फंक्शन ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर। जो ये हमने कोऑपरेटिव सेक्टर पढ़े हैं इनके फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। क्या क्या फंक्शन है कोऑपरेटिव बैंक? देखो, सबसे पहले ये है कि ये आपको टाइमली क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, ये जो मनी लेंडर है उनको एलिमिनेट करते हैं। पहला तो क्या है कि प्रोवाइड क्रेडिट, देन एलिमिनेट मनी लेंडर्स। जैसे जो इनफॉर्मल सेक्टर में मनी लेंडर्स होते थे ना बेटा, जो बहुत हाई रेट पर लोन देते थे और फिर जो पुअर फार्मर्स है बेचारे जो लिटरेट है उनके साथ उनको बिट्रेल भी करते थे कि तुमने इतना नहीं इतना पैसा लिया थे। तो ये इन मनी लेंडर्स को एलिमिनेट करते हैं कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट होता है रीजनल बैलेंस रखते हैं एंड देन प्रोवाइड अ मैनेज्ड क्रेडिट हेल्प उनको प्रोवाइड करते हैं लोगों को। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं वो कोऑपरेटिव बैंक के होते हैं। ठीक है, अब कुछ वीकनेसेस भी हैं। तो वीकनेस क्या है? कोऑपरेटिव बैंक की वीकनेसेस क्या है बेटा? तो वीकनेस ये है कि सबसे पहले तो ये है कि डिपेंड ऑन मोर एक्सटर्नल सेक्टर की। जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वो दूसरे बाकी के जो बड़े बैंक हैं उन पर डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट है आपका इनएडिकेट रीजनल इम्बैलेंस। मतलब क्या है कि इसमें रीजनल इम्बैलेंस रहता है कि कहीं कहीं पे किसी एरिया में तो क्रेडिट जो कोऑपरेटिव बैंक है वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, किसी एरिया में बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ गेनफुल यूटिलाइजेशन ऑफ देयर फंड, कि वो जो भी फंड प्रोवाइड करते हैं उनका एक अच्छे से यूज नहीं हो पाता है। मतलब जो फार्मर्स हैं वो उसको अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो बेटा दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड टुमारो विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। Till then you revise this and prepare the notes on your own. Take care.